हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी एनटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं एनटी यूजीसी नेट की और आज हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। और शब्द शक्ति में फ्रेंड्स हम आज शब्द शक्ति के सारे जितने भी इसके भेद है, अर्थ है, सब इसका पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। सारे संप्रदाय हमारे फिनिश हो गए हैं, सारे सिद्धांत हमारे फिनिश हो गए हैं। और फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अगर नहीं पढ़ा है तो जाके ज़रूर पढ़िए। वो शुरुआत से शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स, पहले आदिकाल से लेके, और सारा पेशेंस रख के पढ़िए फ्रेंड्स। अगर आप पढ़ेंगे उसको पूरा बिना स्किप करें तो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप मिस नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसमें पढ़ेंगे कि शब्द की शक्ति अर्थ को क्या करती है। शब्द की शक्ति अर्थ को व्यक्त करने का एक व्यापार होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अर्थ को व्यक्त करने का एक व्यापार होता है, मतलब कि एक बिजनेस होता है। शब्द की शक्ति से हमें अर्थ का पता चलता है। ओके फ्रेंड्स, और शब्द का जो कारण है जिसके द्वारा कार्य का संपादन होता है, जो मतलब जिस शब्द के कारण, जैसे कोई शब्द है उस शब्द के कारण हमें उस कार्य का संपादन हो गया है तो उसे व्यापार कहा जाता है। जैसे कि कोई घड़ा बनाने वाले के लिए मिट्टी, चाक, दंड, कुम्हार सब आदि कारण है, और चाक का घूमना क्या है? वो एक बिजनेस है, एक व्यापार है जिससे घड़ा बनता है। क्योंकि घड़े में लगने वाले जो सामान है वो मिट्टी, चाक, दंड है, और कुम्हार उसको बनाता है। और चाक का जो घूमना क्या है वो उसका व्यापार माना जाएगा, तो जिससे घड़ा बनता है। और उसी तरह अर्थ बोध कराने में शब्द एक कारण है, और अर्थ का बोध कराने वाले क्या है? व्यापार है। और इसमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तथा तात्पर्यवृत्ति आदि है। ये चार है फ्रेंड। शब्द शक्ति क्या है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्यवृत्ति। जो भारतीय आचार्य हैं इन्होंने शक्ति या वृत्ति नाम दिया है इनको। जो विश्वनाथ स्वरूप है उन्होंने क्या नाम दिया है फ्रेंड्स? विश्वनाथ स्वरूप ने क्या नाम दिया है? विश्वनाथ स्वरूप ने नाम दिया है इसको शक्ति। और मम्मट ने क्या कहा है? वृत्ति। किसको? शब्द को, शब्द शक्ति को। शब्द शक्ति को क्या कहा है? मम्मट ने वृत्ति कहा है और विश्वनाथ ने शक्ति कहा है। ये फ्रेंड्स नोट कर लो, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रही हूँ इसके वर्ड को, क्योंकि ये पूछा जाता है और पूछे गए हैं फ्रेंड्स अभी तक। तो ये था व्यापार का अर्थ बता दिया मैंने आपको शब्द शक्ति के उसमें। अब भारतीय जो आचार्य हैं उन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं इसके भेद शब्द शक्ति के। वो कौन कौन से हैं? एक तो है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। ये 3 मुख्य हैं जो भारतीय आचार्य ने इसके बताए हैं। और एक चौथा है वो तात्पर्यवृत्ति है। कुछ आचार्यों ने इसे स्वीकार किया है और कुछ ने नहीं किया है। मेन क्या है फ्रेंड्स? 3 है, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो वाच्यार्थ की जो उपलब्धि है वो अभिधा व्यापार से होती है। वाच्यार्थ की उपलब्धि किससे होती है? अभिधा व्यापार से होती है। साक्षात संकेत दिए गए अर्थ का जो शब्द अभिधा व्यापार द्वारा बोध कराता है, जो शब्द अभिधा व्यापार द्वारा बोध कराता है, साक्षात संकेत जो दिए जाते हैं उसका अर्थ को, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वाचक कहते हैं। वाचक शब्दों से प्राप्त अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। वाचक शब्द से जो हमें अर्थ प्राप्त होता है तो उसे हम वाच्यार्थ कहते हैं। और संकेत दिए गए जो उससे हमें अर्थ मिलता है अभिधा व्यापार द्वारा, तो उसको हम वाचक कहते हैं। और जो वाचक द्वारा हमें अर्थ मिलता है उसको वाच्यार्थ कहते हैं। और लक्ष्यार्थ में लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंग्यार्थ में व्यंजना शक्ति सक्रिय रहती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तथा तात्पर्यवृत्ति, ये सब जो है इसकी शब्द की शक्तियों के भेद है शब्द की शक्ति के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अभिधा शक्ति के बारे में। अभिधा शक्ति क्या होती है? यानी कि वाच्यार्थ। वाच्यार्थ में इसे वाच्यार्थ भी कहते हैं।
प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। किसे कहते हैं फ्रेंड्स? अर्थ अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार को, मतलब मूल कारण को, जिससे हमें अर्थ पता चल रहा है, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। पाठक अथवा श्रोता को अभिधा से जो अर्थ मिलता है उसे मुख्यार्थ कहते हैं, क्योंकि सामान्य मानव जीवन भाषा के अभिधा व्यापार से ही चलता है। कुछ आचार्यों ने अभिधा को लक्षणा व्यंजना की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया है, जैसे कि देव कवि का है, ये शायद मुझे पूरा डाउट है इसमें थोड़ा, लेकिन शायद देव का ही है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणासीन, अधम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत प्रवीण, जैसे कथन इसी चिंतन परंपरा की ओर ध्यान हमारा आकर्षित करते हैं। तो इसमें अर्थ की स्पष्टता, निश्चितता और भाषा की स्वच्छता का गुण होता है। और पश्चिम में भी क्लैरिटी, पर्सपिक्यूटी को गद और पद दोनों में महत्व दिया गया है। अभिधा में लक्षणा व्यंजना से ज़्यादा लोक विस्तार है। फ्रेंड्स, मैं इसमें मेन ही आपको बताऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाए, बाकी आप PDF में पढ़ लेना। मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो में जो है मैं लिंक दे दूंगी, इसका PDF का आप वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। और मेन मैं आपको समझाऊंगी जिससे आपको पढ़ने के बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, वाचक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो मुख्यार्थ अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराते हैं। वाचक को संकेतित शब्द भी कहते हैं। अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। वाच्यार्थ के अन्य नाम क्या है? प्रसिद्धार्थ, मुख्यार्थ, साक्षात सांकेतिक, ये 3 इसके दूसरे नाम हैं वाच्यार्थ के। ऐसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ये देखिए पूछ लेंगे कि शब्द शक्ति में कौन सा है कौन सा नहीं है। तो साक्षात सांकेतिक का अर्थ है शब्द के गुण, जाति, द्रव्य तथा क्रिया से निर्धारित होता है। अभिधा शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों का बोध हो जाता है। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? वो अभिधा शक्ति के द्वारा 3 शब्द का, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ बोध लोक प्रचलन की समुदाय शक्ति द्वारा होता है, मतलब जो सामान्य भाषा में आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करे जाते हैं फ्रेंड्स, वो उन शब्दों को रूढ़ कहते हैं। और इनकी व्युत्पत्ति नहीं होती, जैसे घोड़ा, गढ़, ये जो है मेन ही शब्द है और ये आपस में बोले जाते हैं। जो भी मतलब व्यवहार किया जाता है, बात करी जाती है, तो उसमें ये वर्ड बोले जाते हैं। और यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थबोध की जो शक्ति है, अर्थबोध शक्ति के द्वारा होता है, जैसे सुधांशु, दिनकर, दिवाकर, ये शब्द जो है वो इनसे हमें अर्थ पता चल रहा है शब्द शक्ति द्वारा। योग रूढ़ उन शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थबोध अवयवों की शक्ति के सहयोग से होता है, जिनका अर्थबोध अवयवों की शक्ति के सहयोग से होता है। ये शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं, जैसे जलज का यौगिक अर्थ है जल से उत्पन्न, पर योग रूढ़ अर्थ है कमल। तो फ्रेंड्स, ये 3 शब्द थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये इन तीनों का किसमें? अभिधा में होता है। अभिधा से पता चलता है हमें। अभिधा व्यापार द्वारा वाचक शब्दों से अर्थ का स्पष्ट या प्रत्यक्ष संकेत मिलता है। अब जैसे उदाहरण ले लीजिए, गो शब्द कहने से एकदम एक विशेष प्रकार के पशु का बोध होता है। पद और तद विषयक पदार्थ में निश्चित संबंध होता है, अतः एक विशेष शब्द से एक विशेष पदार्थ का ही ज्ञान होना अनिवार्य है। संकेत ग्रह के बारे में दार्शनिकों, व्याकरणों, अलंकारिकों आदि में पर्याप्त मतभेद मिलता है। जब हम घर अथवा गो शब्द कहते हैं तब हमारा संकेत जाति से है अथवा व्यक्ति से है। इस प्रश्न को लेकर दीर्घ काल तक विवाद चला। अब यदि कोई कहे कि गाय सड़क पर जा रही है, उदाहरण देकर बता रही हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, तो उसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि गाय जाति के सभी प्राणी सड़क पर चल दिए। उसका प्रयोजन केवल एक विशेष गाय से है, किंतु यद्यपि संकेत किसी गाय सड़क पर चल रहे किसी विशेष की ओर है, तथापि गाय शब्द के उच्चारण मात्र से जाति ध्यान में आती है। फलतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संकेत जाति और व्यक्ति दोनों का सार संक्षेप यह है कि 4 अर्थों में संकेत ग्रहण होता है। पहला जाति, गुण, क्रिया या दृश्य। ये 4 है, जाति, गुण, क्रिया या दृश्य। शक्ति ग्रह के 8 साधन माने जाते हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स? ये आप नोट कर लेना। ये देखिए, इसमें जो है सारा आपको बताया गया है इस पैराग्राफ में।
आप अच्छे से पढ़ लेना इसको। तो इसमें 8 बताए गए हैं शक्ति ग्रह के। 8 साधन कौन कौन से साधन है फ्रेंड्स? ये साधन व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यरूप, विवृत्ति तथा सिद्ध पद सानिध्य, ये 8 हैं जो शब्द शक्ति के साधन माने जाते हैं। बौद्ध दर्शकों का विचार है कि संकेत ग्रह अपोह में होता है। अपोह रूप अर्थ में ही शब्द का संकेत है। गो शब्द कहने से सभी पदार्थों का निराकरण हो जाता है। केवल गो शब्द से गो अर्थ का बोध होता है। बौद्ध लोग जाति अथवा व्यक्ति में संकेत ग्रह नहीं मानते। पश्चिम में रिचर्ड्स आग्ने ने दी मीनिंग ऑफ मीनिंग, जो इन्होंने दोनों ने साथ में पुस्तक लिखी थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। शब्द को प्रतीक या चिन्ह या संकेत मात्र मानकर प्रमुख रूप से शब्द के मुख्यार्थ या प्रसिद्धार्थ का विवेचन किया है, क्योंकि शब्द का अभिदेश अर्थ ही लोक व्यवहार में सर्वाधिक अर्थ व्याप्ति रखता है। अब हमने अभिधा पढ़ लिया, फिर हम लक्षणा को पढ़ेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति वही होती है जहाँ लक्षक या लाक्षण शब्द का प्रयोग होता है। अब मम्मट ने क्या कहा है इसके लिए फ्रेंड्स? मम्मट ने कहा है मुख्यार्थ बाधे, ये नोट कर लेना फ्रेंड्स। पूछा जाता है ये शब्द लक्षणा शक्ति के लिए किसने कहे हैं या किस लिए कहे हैं, ये सब पूछा जाता है फ्रेंड्स। मुख्यार्थ बाधे तदोगे रूढ़ी त्यो अथ प्रयोजनात् अर्थन्यो अर्थो लक्ष्यते यत सा लक्षणारोपिता क्रिया, ये काव्य प्रकाश में कहा है। मम्मट का है काव्य प्रकाश ग्रंथ। मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित हो, मतलब मुख्य अर्थ से अगर हमें दूसरा ही अर्थ मिल रहा है, डबल मीनिंग फ्रेंड्स, तो उसको हम लक्षणा व्यापार शक्ति कहते हैं। इसकी 3 बातें आवश्यक होती है। पहला, मुख्यार्थ, इसमें दे रखा है मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ का अमुख्यार्थ के साथ योग या आवश्यक संबंध, तीसरा रूढ़ि अथवा प्रयोजन का कारण रूप में विद्यमान होना। यह लक्षणा मूलतः अर्थ का व्यापार है। शब्द में वह आरोपित है। रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर लक्षणा के 2 प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़ा, प्रयोजनवती लक्षणा। किसके आधार पर? रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर। रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद हैं। 2 भेद, दोनों ही क्रमश उदाहरण देख लीजिए। रूढ़ा का क्या है? कर्मणि कुशलः, और प्रयोजनवती का गंगायाम घोषा। तो रूढ़ा लक्षणा जो है, अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये लक्षणा का बारे में, लक्षणा के 2 भेद बताए हैं रूढ़ा के अनुसार। तो इसके हम देख लेते हैं कि रूढ़ा लक्षणा का क्या अर्थ है। कुशल शब्द का अर्थ होता है कुश, को उखाड़ कर लाने में चतुर, मतलब जो घास को उखाड़ कर लाए और उसमें कुशल हो, उसे कुशल कहते हैं। इस कार्य के लिए चतुरता जरूरी है। अपने हाथ को क्षतिग्रस्त किए बिना कुश को उखाड़ना या उखाड़ने की कला विधि में चतुर। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति कार्य कुशल है, तो हमारा अभिप्राय होता है कि वह कार्य करने में कुशल या दक्ष या प्रवीण है। व्यवहार में यही अर्थ प्रचलित हो गया, किंतु वह मुख्यार्थ से संबंध होने पर भी वह उससे भिन्न है। रूढ़ा लक्षण का अर्थ क्या हुआ? जहाँ मुख्यार्थ से संबंध होने पर भी वह उससे भिन्न हो। जहाँ मुख्यार्थ रूढ़ि के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए, वहाँ रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। क्या मानी जाती है? रूढ़ा लक्षणा। किसी भी भाषा के सभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे आँख का तारा होना, आँख का कांटा होना, तो इसका दूसरा मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? तो ये रूढ़ा लक्षणा है। अब दूसरा जो है प्रयोजनावती लक्षणा, उसमें क्या है? मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के, जहाँ पर मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए, मतलब मुख्यार्थ किसी प्रयोजन, किसी कारण के अनुसार हमें बोध कराता है लक्ष्यार्थ का, वहाँ प्रयोजनावती लक्षणा मानी जाती है। जैसे गंगायाम घोषा का अभिधा में अर्थ होगा गंगा में अहीरों की बस्ती है। कहने वाले का प्रयोजन है कि गंगा तट पर जहाँ अहीरों की बस्ती है, वहाँ वही शीतलता और पावनता है जो गंगा की धारा में है। यह प्रयोजन व्यजना का विषय है। इसी कारण प्रयोजनावती लक्षणा को व्यजनाश्रित स्वीकार किया गया है और उसे नया नाम दिया गया है
सव्यंगा लक्षणा। अब यही देख लीजिए फ्रेंड्स, आगे साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने लक्षणा के 80 भेद बताए हैं। कितने बताए हैं विश्वनाथ ने लक्षणा के? 80 भेद। साहित्य दर्पणकार में इनका ग्रंथ है, उसमें 80 भेद बताए हैं। किसके बताए हैं फ्रेंड्स? लक्षणा के। रूढ़ा के 16 और प्रयोजनवती के 64 भेद बताए हैं। ये पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसको नोट कर लेना। मम्मट ने लक्षणा के 13 भेद बताए हैं और उपभेद माने हैं। प्रयोजनावती लक्षणा के 2 भेद, गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। इन दोनों के 2 उपभेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इस प्रकार के 4 हैं। फिर इन चारों के भी 2 उपभेद हैं, सारोपा और साधवावसाना। गौण कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? गौण। सादृश्य संबंध को और शुद्धा कहते हैं। सादृश्य से इतर संबंध को उपादान लक्षणा में शब्द के मुख्यार्थ का त्याग नहीं होता और साथ में अन्य अर्थ का भी आक्षेप होता है। लक्षण लक्षणा में शब्द अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने को अर्पित कर देता है। गंगायाम घोष में गंगा शब्द का अर्थ तट किया जाए तो लक्षण लक्षणा होगी और गंगा तट अर्थ किया जाए तो उपादान लक्षणा होगी। संस्कृत के आचार्यों ने लक्षणा के इतने भेद प्रभेद किए हैं कि आज के पाठक की बुद्धि चकरा जाती है। अब इतने भेद है फ्रेंड्स कि उनको मुश्किल ही हो जाता है सब उनको समझना। और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में मेटाफर को लक्षणा का प्रमुख रूप माना है। स्वरूपा लक्षणा और रूपक अलंकार का संबंध बहुत निकट का है। रूपक केवल काव्य के अलंकरण का ही साधन नहीं, अपितु अर्थ की लाक्षणिक अभिव्यक्ति में उसकी भूमिका का बहुत महत्व है। सारोपा लक्षणा में विषय और विषय दोनों का शब्द द्वारा कथन किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, वह नीरा बैल है का अर्थ है वह गंवार है। बैल के स्वरूप को वह पर आरोपित कर दिया। सारोपा लक्षणा है। क्या है फ्रेंड्स? सारोपा लक्षणा। अब तीसरी शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति में अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त शब्द की तीसरी शक्ति का नाम व्यंजना है। विद्वानों ने व्यंजना शब्द की व्युत्पत्ति को और प्राय ध्यान दिया है। अंजन शब्द में वी उपसर्ग लगाने से व्यंजन शब्द निर्मित होता है, अतः व्यंजन शब्द का अर्थ हुआ एक विशेष प्रकार का अंजन, आँख में लगा हुआ अंजन। जिस प्रकार दृष्टि दोष को दूर कर उसे निर्मल बना देता है, उसी प्रकार व्यंजना शक्ति शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ती हुई उसके मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ घोषित करती है। हिंदी साहित्य कोश में बताया गया है। ये जो किसकी है? भाग 1 ये धीरेन्द्र वर्मा की है, नोट कर लेना। एक हिंदी साहित्य कोश, ये पुस्तकें पूछी जाती है फ्रेंड्स। अभिधा लक्षणा अपने अर्थ का बोध कराकर जब विरत हो जाती है, तब जिस शब्द शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ ज्ञात होता है उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में व्यंग्यार्थ के लिए अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं। ध्वन्यार्थ, आक्षेपार्थ, सूच्यार्थ, प्रतीयमानार्थ आदि। अभिधा और लक्षणा का संबंध प्राय शब्द से होता है। व्यंजना शब्द का किससे होता है? अर्थ पर भी आधारित रहती है, किंतु व्यंजना शब्द शक्ति किस पर आधारित रहती है? अर्थ पर। अर्थात वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ तीनों ही नवीन अर्थ व्यंजना का साक्षात्कार बुद्धिमान पाठकों को कराते हैं। इतना ही नहीं, एक व्यंग्यार्थ दूसरे व्यंग्यार्थ की और दूसरा व्यंग्यार्थ तीसरे व्यंग्यार्थ की व्यंजना करा सकता है। व्यंजना शब्द शक्ति से शब्द का सूक्ष्मतर गहनतर अर्थ व्यंजित अथवा ध्वनित होता है। व्याकरणों के स्फोटवाद सिद्धांत में भी व्यंजना की महिमा का संकेत है, किंतु व्यंजना की संपूर्ण महिमा को संस्कृत काव्यशास्त्र का ध्वनि सिद्धांत स्थापित करता है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में व्यंजना शक्ति के निरूपण से पहले पूरा ध्यान उन 3 मतों के खंडन पर केंद्रित किया जो व्यंजना के अस्तित्व को ही अस्वीकार करते हैं। अभाववादी व्यंजना शक्ति को अस्वीकार करते हैं। लक्षणावादी आचार्यों का तर्क है कि व्यंजना का समाहार लक्षणा में ही होता है, तो अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। अभाववादी या अनुमानवादी महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक में, अब महिम भट्ट का कौन सा ग्रंथ है फ्रेंड्स? व्यक्ति विवेक। कौन सा ग्रंथ है? व्यक्ति विवेक, महिम भट्ट का।
तो इसको भी नोट कर लो फ्रेंड्स। शब्द का अर्थ अनुमान आश्रित होता है। इन्होंने व्यंजना को अस्वीकार किया है। व्यंजना आश्रित नहीं, ये अनुमान आश्रित होता है, व्यंजना आश्रित नहीं होता। किंतु विचार परंपरा में महिमवट के मत को स्वीकृति नहीं मिली और तीसरे वर्ग के आचार्यों ने कहा व्यंजना का अस्तित्व है लेकिन वह अनिर्वचनीय है। ध्वन्यालोक में इन तीनों मतों को निराधार सिद्ध करने के बाद व्यंजना के अपार व्याप्ति की प्रतिष्ठा का प्रतिपादन किया गया है। पदाचार्य अभिनव गुप्त के अतलक्षदर्शी प्रतिभा ने ध्वन्यालोक लोचन तथा अभिनव भारती में ध्वनि की महिमा को अनन्यता प्रदान की। मम्मट विश्वनाथ रस गंगाधर ने व्यंजना अथवा ध्वनि को महत्ता के उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया। ध्वन्यालोक में जो है छंद में यह तथ्य घोषित किया है कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। क्या है? ध्वन्यालोक में क्या बताया गया है? काव्य की आत्मा को ध्वनि माना है। ध्वनि सिद्धांत का पूरा आधार ही व्यंजना शक्ति पर केंद्रित है। भट्टनायक और महिमवट ने व्यंजना को अस्वीकार किया था। अभिनव गुप्त ने उन्हें अपने तर्कों से पराजित कर दिया और सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने जो है व्यंजना का सारांश बताया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके पॉइंट है 8। उन्होंने क्या कहा है? लक्षणा में जो प्रयोजन का व्यंग्यार्थ होता है, जिसके लिए लक्षणा की जाती है, उसका बोध लक्षणा द्वारा ना होकर केवल व्यंजना द्वारा ही हो सकता है। असलक्ष्य क्रम व्यंग में रस भावादि व्यंग रहते हैं जो ना तो अभिधा के वाच्यार्थ है ना लक्षणार्थ के लक्ष्यार्थ। समान अर्थ के बोधक शब्दों का अभिधेयार्थ सर्वत्र एक ही होता है परंतु व्यंग्यार्थ भिन्न हो सकते हैं। प्रकरण वक्ता बोधक स्वरूप काल आश्रय निमित्त कार्य संख्या और विषय आदि के अनुसार व्यंग्यार्थ प्रवाचार से भिन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, सूर्यास्त हो गया, इस वाक्य का वाच्यार्थ तो सभी के लिए एक होगा परंतु व्यंग्यार्थ प्रकरण आदि के अनुसार भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होगा। वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में काल भेद सर्वत्र रहता है। वाच्यार्थ बोध प्रथम और व्यंग्यार्थ का बाद में होता है। वाच्यार्थ केवल शब्द में ही रहता है पर व्यंग्यार्थ शब्द के एक अंश, शब्द के एक अर्थ और वाणी की स्थापना विशेष में रहता है। वाच्यार्थ केवल व्याकरण आदि के ज्ञान से ही हो सकता है परंतु व्यंग्यार्थ विशुद्ध प्रतिभा द्वारा काव्य मार्मिकों को ही भाषित हो सकता है। वाच्यार्थ से केवल वस्तु का ही ज्ञान होता है पर व्यंग्यार्थ से चमत्कार आनंद का आस्वादन उत्पन्न होता है। अब व्यंजना शब्द शक्ति के भेद देख लीजिए। मैंने आपको उनके बता दिए थे दोनों के, अब इनके देखिए। इसमें जो दो भेद है इसके, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना में क्या है? शब्द पर आधारित व्यंजना है ये। अभिधा मूला और लक्षणा मूला दो प्रकार की होती है ये शाब्दिक व्यंजना, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। अभिधा मूला कौन सी होती है? काव्य प्रकाश के अनुसार। काव्य प्रकाश किसका है फ्रेंड? मम्मट का बताया था मैंने आपको। जब संयोग आदि के द्वारा शब्द का वाच्यार्थ नियंत्रित हो जाता है तब व्यंजना ऐसे अर्थ का घोतन कर दिया करती है जिसे कभी वाच्यार्थ नहीं कहा जा सकता। अनेकार्थी शब्दों के एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने के बाद जिस शक्ति द्वारा उन शब्दों से दूसरा अर्थ ध्वनित होता है उसे अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों को एक अर्थ में नियंत्रित करने के 14 कारण बताए गए हैं। पहला क्या है? आप ये देख लेना, यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में दिए गए हैं 14। संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य, सनिधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति तथा स्वर। और एक उदाहरण देख लीजिए। मलिनी आजक है ना क्यों व रसाल को हाल। काव्य निर्णय भिखारी दास का, ये नोट कर लेना प्लस। काव्य निर्णय किसका है? भिखारी दास का। यहाँ रसाल शब्द अनेकार्थी है और आम तथा प्रिय का अर्थ देता है। मलिन के साहचर्य से उसका अर्थ आम का फल निर्धारित हुआ पर रसाल प्रिय व्यक्ति या रसिया के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसका व्यंग्यार्थ हुआ कि सखी, हे सखी मेरे प्रिय का समाचार क्यों नहीं देती। वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ ज्ञात होने के कारण यहाँ अभिधा मूला आर्थी व्यंजना है और शाब्दी इसलिए कि रसाल शब्द को हटाते ही व्यंजना समाप्त हो जाती है। अब दूसरा इसका है व्यंजना शक्ति का
लक्षणा मूला शाब्दिक शक्ति। लक्षणा में शब्द का मुख्यार्थ बाधित रहता है। जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा का सहारा लिया जाता है उस प्रयोजन की व्यंजना करने वाली शक्ति को लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। लक्षणा ही व्यंजना के प्रयोजन का आधार बनती है। काव्य प्रकाश के मत से प्रयोजनवर्ती लक्षणा के 12 भेद है। कितने भेद है फ्रेंड्स? 12 भेद है। कौन कौन से? ये सिर्फ इतना बताया गया है, 12 भेद है और सब मिलाकर कितने हो जाते हैं? 64 भेद। ये मतलब प्रयोजनवादी लक्षणा के 12 भेद और सारे मिलाकर 64 भेद। ये सभी भेद लक्षणा मूला है, मतलब उन भेद के भी भेद होंगे फ्रेंड्स, तो सारे मिला के 64 भेद हो गए। ये सभी भेद लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना के उदाहरण है। गंगायाम घोष शाह की लक्षणा का अर्थ मेरा गांव गंगा के समीप है, व्यंग्यार्थ से ही लिया जाएगा, अर्थात गंगा के समीप गांव में शीतलता पवित्रता है। अब आर्थी व्यंजना ले लीजिए, जो अभी हमने व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ी है उसके 2 भेद बताए हैं आपको, शाब्दिक व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना। अब दूसरा इसका देख लीजिए, व्यंजना के जो भेद है आर्थी व्यंजना, मतलब व्यंजना के 2 भेद है और उन भेद के भी भेद है फ्रेंड्स। शाब्दिक व्यंजना के 2 भेद हुए। अब आर्थी व्यंजना को देख लीजिए। वक्त्र बोधत्व काकु वाक्य वाच्य सनिधि प्रस्ताव देश काल तथा चेष्टा आदि की विलक्षणता के कारण आर्थी व्यंजना के 10 भेद हैं। कितने भेद है फ्रेंड्स? 10 भेद है। नोट करते जाओ। ये कुछ विद्वान आर्थी व्यंजना के केवल 3 भेद मानते हैं और वो कौन से हैं? वाच्य, ये आगे हैं, वाच्य संभवा, लक्ष्य संभवा तथा व्यंग संभवा। 3 भेद वाच्य, लक्ष्य और व्यंग। वस्तुतः व्यंजना में अर्थ संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। उसके 10 या 30 भेदों की बात व्यर्थ है। शास्त्रकारों ने जिन भेदों की चर्चा की है वे तो उदाहरण मात्र है। वक्त्र विशिष्ट आर्थी व्यंजना, मतलब आर्थी व्यंजना के फ्रेंड्स 3 ही माने जाएंगे। अगर पूछा जाए आर्थी व्यंजना कितने प्रकार के, तो आप 3 बताना, क्योंकि वैसे 10 भेद बताए लेकिन वो पूरे नहीं बताए गए हैं, तो 3 ही माने गए हैं। वक्त्र विशिष्ट आर्थी व्यंजना का उदाहरण देख लीजिए। निरखी सेज रंग रंग भरी रस लगी उसासे लेन, कछुना चैन चित में रहियो चढ़त चांदनी रैन। ये पद्माकर कवि का है। अगर आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पेज ले लीजिए। होली के दिनों की चांदनी भरी मादक रात में रंग बिरंगी सेजों को देखकर नायिका आहें भरने लगी, उसके चित्त का चैन छिनने लगा, अर्थात नायक की निष्ठुरता पर उसे मलाल हुआ। तो प्रतीयमान अर्थ का क्या मतलब हुआ? इस संदर्भ में ध्वनिकार का मत है कि प्रतीयमान कुछ और ही चीज़ है और जो रमणीय के प्रसिद्ध मुख, नेत्र, श्रोत्र, नासिका आदि अवयवों से भिन्न उनके लावण्य के समान महाकवियों की वाणी में भाषित होता है। व्यंजना में अर्थ की अनंतता होती है। साथ ही व्यंजना अथवा ध्वनि प्रतीयमान भाषा का स्थूल तत्व ना होकर सूक्ष्मतर अमूर्त व्यापार है। वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में निहित चमत्कारपूर्ण प्रभाव को अभिव्यक्त करना ही व्यंजना का ध्येय है। शब्द और अर्थ, वाक्य और प्रबंध संपूर्ण काव्य में व्यंजना का अनंत अर्थ सौंदर्य मिलता है। लक्षणा की तुलना में व्यंजना का क्षेत्र बहुत विस्तृत और विशाल है। अब मम्मट ने जो है वो 10,455 भेदों का उल्लेख किया है। व्यंजना की संभावनाएं अनंत है, उनके विभिन्न रूपों की परिगणना नहीं कर सकते, ये मम्मट ने कहा है। और कथन में वैधज्ञ मिलता है। अनुमान यही होता है कि व्यंजना व्यापार अपना कार्य कर रहा है, तभी तो ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य माना गया है। साहित्य सिद्धांत में ये कहा गया है, फिर भी ध्वनि के भेदों की थोड़ी बात अपेक्षित है। ध्वनि के मोटे भेद क्या हुए फ्रेंड्स? अभिधा मूला, लक्षणा मूला। लक्षणा मूला के 2 भेद हो गए, अर्थानंतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अर्थानंतर संक्रमित वाच्य ध्वनि से अभिप्राय यही है कि जहाँ वाच्यार्थ दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाए, इसमें वाच्य बाधित अथवा अनुपन्न होने के कारण दूसरे अर्थ में संक्रमण कर जाता है। मुख्यार्थ की अनुपपत्ति प्रायः 2 कारणों से होती है। किसी शब्द की पुनरावृत्ति के कारण, जैसे राम राम ही है, वक्ता का मंतव्य अस्पष्ट होने के कारण, जैसे गंगा पर गांव है, कथन का अर्थ है गंगा के समीप ही। इस अर्थानंतर को ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए अर्थानंतर संक्रमित वाच्य ध्वनि को
अविकसित वाच्य ध्वनि का पहला भेद माना जाता है। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत रहता है, उसको छोड़ दिया जाता है। यह ध्वनि पदगत और वाक्यगत दोनों प्रकार की होती है। पदगत जैसे कि तुम्हारी आंखों का आकाश, सरल आंखों का नीलाकाश, खो गया मेरा खग अनजान। सुमित्रानंद पंत का ये यहाँ खग शब्द का मुख्यात प्रसंग में असिद्ध होने के कारण छोड़ दिया गया है। परित्यक्त है एवं मन का अर्थ देना है। अभिधामूलक के दो भेद है। अभिधामूलक के कितने हैं? दो भेद। सलक्ष्य क्रम ध्वनि और सालक्ष्य क्रम ध्वनि। आलक्ष्य क्रम ध्वनि में पूर्वापर का क्रम ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देता, पर क्रम होता अवश्य है और आभासित भी होता है। इसलिए अभिधामूला विवक्षिता न परवाच्य ध्वनि का पहला भेद कहा जाता है। अभिधामूला ध्वनि में वाच्यार्थ अपना बोध कराकर व्यंग्यार्थ की पुष्टि करने लगता है। आज सलक्ष्य क्रम की व्यंजनाएं 8 रूपों में होती है। कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स? देख लीजिए। रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव संधि तथा भाव सबलता। रस में अनौचित्य रसाभास है। आलक्ष्य क्रम की व्यंजना है ये 8। शिष्य का जैसे गुरु पत्नी से प्रेम अनौचित्य है। सूरदास सरबस दय दीजिए कारो कृत ही न माने। पूरे वाक्य में वक्ता की खींच का चमत्कार है। सालक्ष्य क्रम ध्वनि में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति का पूर्वापर क्रम स्पष्ट रीति से लक्षित होता है। इसी से इसे सालक्ष्य क्रम ध्वनि कहते हैं। कभी कभार इसे अनुरणन ध्वनि भी कहा जाता है। अनुरणन ध्वनि क्या कहा जाता है? सालक्ष्य क्रम को अनुरणन ध्वनि। इसका दूसरा नाम है ये अनुरणन, माने कि पीछे होने वाली अनुगूंज, घंटे की अनुगूंज की तरह। यह व्यंजना कभी वस्तु ध्वनि से होती है, कभी अलंकार ध्वनि से। वस्तु किसी बात का कथन। उधो भली करी ब्रज आय की वस्तु ध्वनि है कि उधो तुमने ब्रज की गोपियों को निर्गुण का उपदेश देकर अच्छा ही किया, हमारी कृष्ण में भक्ति और दृढ़ हो गई। अब चौथी शक्ति है फ्रेंड्स, ये थोड़ा आप अपने आप पढ़ लेना पाश्चात्य शास्त्र का, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और तात्पर्य वृत्ति के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा आपको। जो शब्द शक्ति है तात्पर्य वृत्ति, इसमें बताया गया फ्रेंड्स, अभिधा वृत्ति द्वारा वाक्यगत प्रत्येक पद का वाच्यार्थ ज्ञात हो चुकने के बाद जिस वृत्ति द्वारा उन पदों के अन्वित अर्थ का ज्ञान होता है उसे तात्पर्य वृत्ति कहा जाता है। काव्य की इस चतुर्थ शक्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। अभिनव गुप्त, मम्मट आदि ध्वनिवादी आचार्यों ने तात्पर्य वृत्ति को व्यंजना से पृथक माना है, किंतु परवर्ती टीकाकारों ने तात्पर्य वृत्ति से व्यंजना को अभिन्न सिद्ध करने का प्रयत्न किया है और तात्पर्य की स्थिति पद में वाच्यार्थ में होती है। कुमारिल भट्ट की चिंतन परंपरा के मीमांसकों के मत से अभिधा शक्ति के द्वारा प्रत्येक पद का अलग अलग अर्थ ही ज्ञात होता है। त्रिकालदर्शी प्रतिभा ही तात्पर्य वृत्ति का आधारभूत तत्व है। पश्चिम में इम्प्लाइड मीनिंग अर्थात गूढ़ार्थ और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अर्थात संदर्भगत अर्थ को न्यू क्रिटिसिज्म शैली विज्ञान रचनावाद में बहुत महत्व मिला और टी.एस. इलियट और F.R. लिविस इन्होंने तात्पर्य और व्यंजना को एक ही माना है। नव्य अरस्तुवादी आलोचक भी प्लाट की चर्चा में तात्पर्य की चर्चा करना जरूरी नहीं समझते। तो फ्रेंड्स ये थी शब्द शक्तियाँ। अब इसका उदाहरण और बता देती हूँ मैं तात्पर्य का थोड़ा। वह आग से सींचता है जबकि पानी से सींचा जा सकता है, आग से नहीं। तीसरा कारण है सनिधि अर्थात सहयोगी पदों के बीच में अनावश्यक व्यवधान होता है जो अर्थ बाधा आती है। बीच बीच में निरर्थक शब्दों के आने से अर्थ बाधा आती है, जैसे कि आकाश, गंग, योग्यता तथा सनिधि तीन कारण मिलकर अर्थ का स्फोट करती हैं। स्मृति, मति, प्रज्ञा अर्थात त्रिकालदर्शी प्रतिभा ही क्या हो गई फ्रेंड्स? तात्पर्य वृत्ति। तो फ्रेंड्स ये थी शब्द शक्तियाँ, ये चारों शक्तियाँ मैं आपको पढ़ा दी आज और इसका मैं आपको PDF दे दूँगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फिर मैं आपको दे दूँगी PDF फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।